तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। इतिहास। तो हमने इतिहास के बारे में जान लिया था, लेकिन अब थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ी सी बता देते हैं। जो संस्कृत भाषा है, इसका शब्द जो है इति धनहा धन आस बराबर इतिहास, और जो इसका अर्थ क्या होता है घटा। ये ओल्ड एनसीईआरटी में था ये वाला। अब मान जो है मतलब जो भी घटनाएं घट चुकी हैं उसको क्रमानुसार घटित घटनाओं का लेखा जोखा होता है इतिहास में। तो हम वो इतिहास को समझते हैं आगे। तो हम अतीत के संबंध में क्या, मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। तो हमें जो है इतिहास से क्या मिलती है, मानव के क्रमिक मतलब मानव का विकास कैसे हुआ है। मानव के जो रीति रिवाज आस्थाएं विचार हैं वो समय समय के साथ परिवर्तन होता गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है हमें इतिहास से। फिर इसके बाद जो है अपने निर्मित स्थलों भवन दुर्ग ये सारे जो है अवशेष वगैरह मिलते हैं। तालाब बावड़ी कुआं ये अवशेष मिलते हैं, और ये मिलते हैं खोज के दौरान। और जो है अतीत का जो संबंध है वह प्राचीन था, मतलब इसे अनुमान लगाया जाता है। यदि इनको थोड़ी सी भी यदि उन्हें एक क्लू मिल जाए तो ये उस चीज़ को खोजने लगते हैं। जो पूरा पूरा वो पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, मतलब जो अ, त- खुदाई के दौरान या सॉरी मतलब उनके पास यदि उनको एक क्लू मिल जाए तो पूरा तत्व जो वेत्ता होते हैं जो खोज करता होते हैं, यानी उनको क्या है कि थोड़ी सी भी उनको क्लू मिल जाए तो वो पुराने स्थलों और पुरानी वस्तुओं के बारे में खोजबीन करते हैं। वो पूरा तत्ववेत्ता कहलाते हैं। तो ये जैसे हमने प्राचीन काल की जानकारी जो है दो तरीकों से, हमें दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत हमने बता दिया था। और जो पुरातात्विक जैसे औजार जीवाश्म इमारतें अभिलेख वगैरह, और साहित्यिक में वेद पुराण महाभारत त्रिपिटक रामायण ये सारे साहित्यिक जो है स्रोत की वजह से हमें जानकारी मिली। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एक जो नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पहले इन सब का अर्थ जानना ज़रूरी है कि शिलालेख। शिलालेख यानी पत्थर में लिखा हुआ। शिल मतलब पत्थर, लेख मतलब लेख, लिखी गई बात। तो यह पत्थरों पर खोद कर पत्थरों पर खोद कर लिखी गई जो बात है, लिखी गई बात क्या है, शिलालेख कहलाता है। अब भोजपत्र, जो भोजपत्र है वो भुर्ज नामक एक पेड़ होता है। तो उसकी छाल से एक विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है, फिर उस पर लिखा जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में ये उगता है। कहाँ उगता है ये भुर्ज नामक पेड़ जो है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल, और वो विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है और फिर उस पर लिखी गई बात जो होता है वो भोजपत्र कहलाता है। अब ताड़पत्र, जो ताड़ वृक्ष, आप ताड़ वृक्ष देखे होंगे, उसके पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बात, मतलब ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बात क्या, ताड़पत्र कहलाता है। वही ताम्र पत्र को देख लेते हैं, तो तामों के पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को क्या कहते हैं, ताम्र पत्र कहते हैं। अब जीवाश्म, कुछ भी प्राचीन जीव या मनुष्य की जो हड्डियां जो पसाड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, जीवाश्म। मतलब सड़ना गड़ना सड़ गल जाते हैं ना, तो वो जीवाश्म कहलाते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं। वही शिलालेख जो है, जो शिलालेख की भाषा, अभिलेख की जो भाषा रहती रही वो संस्कृत प्राकृतिक पाली एवं तमिल भाषा में है, तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। जो भी अभिलेख हैं वो
किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो हम भाषा संस्कृत भाषा प्रचलित थी प्राकृतिक पाली एवं तमिल भाषा में था, और जो उसका लिखावट था वो ब्राह्मी लिपि में थे, जो भी अभिलेख शिलालेख थे। और जो है शिलालेख, फिर इसके बाद है कि ये प्राकृतिक पाली या तमिल भाषा में लिखे रहते थे, भाषा में, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखे रहते, इसको पढ़ना जो है कठिन होता था। तो कुछ ज्ञानी पुरातत्ववेत्ता जो लोग हैं, वो लोग मतलब पुरानी वस्तुओं और स्थलों को खोजबीन करते थे, और उनमें से ये अनुमान लगाया करते थे। ठीक, वो ये ब्राह्मी लिपि को पढ़ना ये ज्ञानी लोग ही पढ़ लिख पाते थे, ना कि एक आम आदमी क्या जाने। ये पहले की जो भाषा है अब बहुत ही कठिन होता था, उसको पढ़ना थोड़ी सी मुश्किल ही पड़ता था। तो ये किस किस भाषा में? संस्कृत, प्राकृतिक और पाली एवं तमिल भाषा में है, तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, जिसको पढ़ना थोड़ी सी कठिन ही रहता था, पढ़ना कठिन था। जो भी मतलब जो ज्ञानी था वो पढ़ लेता था, उसके हिसाब से वो पुरानी वस्तुएं, पुराने स्थलों की खोज करते थे। तो और जैसे पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो पुरानी वस्तुओं और स्थलों की खोजबीन करे, और उसका एक विशेष तथ्यों की जानकारी प्राप्त करे, वो पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। जो व्यक्ति पुरानी वस्तुओं और स्थलों की और उनके बारे में सही तथ्य, मतलब जो भी पुरानी वस्तुएं हैं या स्थल हैं, जैसे पुरानी वस्तु में बहुत है ना, मिट्टी के बर्तन पाए गए, और औजार भी पाए गए, जीवाश्म काफ़ी सारी चीज़ पाए गए। तो आप उन पुरानी वस्तुएं और जैसे भी स्थल, सिंधु सभ्यता वगैरह के, मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें जो खुदाई में वहाँ से प्राप्त हुआ, उन सब के बारे में एक सही तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करना पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। थैंक यू। तो ये समझ में आ गया या एक बार और समझा देते हैं? ये ओल्ड एनसीईआरटी का ये है। संस्कृत भाषा के जो है इति धन हा धन आस बराबर इतिहास, और जिसका अर्थ होता है घटा या घटना। मतलब जो अतीत के संबंध में हम जानकारी कैसे, क्या क्या हमें जानकारी मिल सकती है? मानव के क्रमिक विकास की जानकारी, मानव के क्रमानुसार क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके रीति रिवाज, आस्था और विचारों में परिवर्तन क्या है। जो अतीत है यह समय के साथ परिवर्तन तो होता है, लेकिन निरंतरता भी पाई जाती है इसमें। वही अतीत के संबंध में क्या है हमारा, ये अपने निर्मित स्थलों, मतलब निर्मित स्थलों, जो भी पहले स्थलों, भवन, दुर्ग, तालाब, बावड़ी, ये सारी चीज़ें मिले, और वहीं जो प्राचीनता का अनुमान लगाती है, क्या अतीत की वजह से ही हम प्राचीनता का अनुमान लगा सकते हैं। और हमें जो है प्राचीन काल की जानकारी दो तरीकों से हमें जानकारी रख सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है, जैसे अभिलेख के माध्यम से हमें अशोक की जानकारी मिलती है, वैसे औजार औजार, जीवाश्म, इमारतें, विशेष प्रकार की इमारतें हैं ना, और स्मारक वगैरह, ये इन सब की जानकारी जो है। और फिर इसके बाद साहित्यिक, वेद पुराण, त्रिपिटक, रामायण, महाभारत, ये सारे जो हैं, इनके वजह से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति हमें इसी तौर पे इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं, अतीत में आर्थिक और राजनैतिक और धार्मिक कैसे था। वैसे शिलालेख जो है पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातें जो है शिलालेख कहलाता है। वहीं भोजपत्र जो है हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज नामक पेड़ होता था, और उसकी छाल पर लिखा जाता था। वही लिखी गई बात जो है पेड़ की छाल पर लिखते थे, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। तो ये क्या कहलाता है? भोजपत्र। वहीं ताड़पत्र की बात कर लेते हैं। ताड़पत्र जो है वृक्ष के पत्तों पर, मतलब वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बात जो है ताड़पत्र कहलाता था। वही है ताम्रपत्र जो है तांबे के पत्थरों पर खोद कर लिखी गई बातों को क्या कहते हैं? ताम्रपत्र कहलाता है। वही जीवाश्म, जो प्राचीन प्राचीन जीव या मनुष्य जो भी, और जो जानवरों की हड्डियां जो है वो किस में मिल जाते हैं? पसाड़ के रूप, मतलब पत्थर के रूप में या मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं,
वो क्या कहलाता है? जीवाश्म। मतलब सड़ा गला चीज़, कोई भी चीज़, जीव यदि मर इसकी डेथ होती है या कुछ भी, तो वो धीरे धीरे से वो मिट्टी में मिल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। वही शिलालेख और अभिलेख जो भी है, इनकी जो भाषा थी संस्कृत, प्राकृतिक, पाली एवं तमिल भाषा में थे। लेकिन जो लिखा जाता था वो किस लिपि में लिखा जाता था? ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती थी, जिससे बनता था, मतलब जो ज्ञानी लोग थे वही बस पढ़ पाते थे। और वही लोग जो है वैज्ञानिक, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, वो पुरानी वस्तुएं और पुराने स्थलों की खोजबीन करते हैं और वो सही तथ्यों को पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? सही तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, तब वो पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। अब हम यहाँ समझेंगे कि हमारे यहाँ कौन, जैसे एक भीमबेटका गुफा, उसके बारे में हम आगे समझते हैं कि भीमबेटका गुफा जो है भोपाल के रायसेन में है। और वो पूरे विश्व का, और यूनेस्को जो है विश्व धरोहर की जो सूची में है, वो 2003 में शामिल किया गया है। लेकिन इसकी खोज जो है बी एस वकड़कर, मतलब विष्णु वकड़कर ने खोज करी, और जो है इसको जो है विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया गया। और हम देखेंगे कि भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं, कितनी गुफाएं, कितने क्या। अब आगे बढ़ते हैं। जब मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, तब उस टाइम पे वो अपनी बातें संकेत और वही शिलालेख के माध्यम से शिलाओं पर चित्रित करके अपने विचार प्रकट करते थे। अब समझ लेते हैं शैल चित्र के उसमें जो भीमबेटका के बारे में। यह प्रागैतिहासिक शैल है, और भीमबेटका जो है विश्व का सबसे बड़ा शैल है, प्रागैतिहासिक शैल। इसकी जो खोज है पद्मश्री विष्णु वकड़कर ने करी, कब? 1957 में। और वहीं जो है यह मध्य प्रदेश के भोपाल के पास एक रायसेन क्या है? जिला। ठीक, रायसेन जिला में वो स्थित है। कहाँ? भीमबेटका। और यह जो है विभिन्न भागों में मिलते हैं। और जो शैलाश्रय है उसके भीतर जो है पाषाण लौह युग की दीवारें और फर्श है, दीवारें और फर्श पाया। और ये जो है जब भीमबेटका जो है 7 पहाड़ियों से घिरा है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है, जो है वह 2003 में इसको शामिल किया गया। और भारत के 3/4 पर वह शैलचित्र मिलते हैं। 3/4 भाग पर क्या क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर, औजार और बहुत सारी चीज़ें मिलाया। तो ये भीमबेटका के बारे में ज़रूर पूछ सकता कि भीमबेटका किस जिले में है, कहाँ है? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जो है रायसेन में स्थित है। कहाँ है? रायसेन में स्थित है। और जो वो प्रागैतिहासिक शैल का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा शैल है। कौन? भीमबेटका। तो आप भीमबेटका के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। और जो इसकी खोज किसने करी? क्या है कि विष्णु वकड़कर जो हैं वो ट्रेन से अपने जितने भी अपनी टीम के साथ जा रहे थे ट्रेन से, तो फिर क्या है उनकी नज़र कहाँ पड़ी? ये भीमबेटका। और जो खोजकर्ता होते हैं उनको एक संकेत मिल जाए उस चीज़ या कोई वस्तु या कोई स्थल, तो उसके बारे में वो खोजबीन करने लगते हैं। तो उनकी टीम, वो अपनी टीम के साथ जा रहे हैं कहाँ? ट्रेन से। तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी? भीमबेटका। फिर वो ये बोले कि ये जो चट्टान है फ्रांस के चट्टान से मिलती जुलती है ये चट्टान। फिर इसके बाद जो है हमारा फ्रांस और स्पेन में जो भी अध्ययन करे थे ये वकड़कर, तो बताए कि ये जो चट्टान है फ्रांस और स्पेन में जो हमने अध्ययन करा था जिस चट्टान के बारे में, वही चट्टान कहाँ? भीमबेटका की चट्टानें समान थे। फिर इसके बाद जो है फिर इन भारत के जो 3/4 भागों पर क्या शैलाश्रय पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा शैलाश्रय जो है भारत मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं।
फिर इसके बाद उन्होंने क्या नाम, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर, औजार, और औजार तो समझ रहे हैं, और पत्थर जो है जो औजार है वो नुकीले से थे। और क्या नाम बोलते हैं, किस लिए बनाए जाते थे? तो शिकार करने के लिए ही, और कुछ अपना कार्य करने के लिए औजार पत्थरों का औजार बनाते थे। और ये विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतों में ये जो शैलाश्रय वगैरह हैं, ये सारे चीज़ मिले हैं। तब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी तो और बचे, फिर इसके बाद ये हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगा, कल से नया चैप्टर आएगा। और क्या होता है कि जो हमारा भारत है उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप इसलिए कि यह पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ है। तो हम जान लेते कि पहले ये नहीं था कि पहले जो है आने जाने के साधन नहीं थे, तो वो एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते थे, बिल्कुल जाते थे, कितने भी कठोर वो रहे कठिन, लेकिन वो कठिन से कठिन रास्ते भी वो जाते थे यात्रा करने। अब जो यात्रा करने में उन्हें परेशानियां होती थी, फिर भी वो एक जगह से दूसरी यात्रा, अब ये लोग कैसे चले जाते थे? तो कोई काम काम की तलाश में जाते थे, या कोई प्राकृतिक आपदा आए तो वो चले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, कोई व्यापार करने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। और कुछ राज रजवाड़े शासक वगैरह ऐसे कि दूसरे राज्य को या दूसरे प्रांत को वो जीत जाते थे, तो वो वहाँ अपना निवास बना लेते थे। तो इस तरह एक जगह से दूसरे स्थान तक ये लोग चले जाते थे। अब जो है इनकी जो है धार्मिक और राजनैतिक और सामाजिक जो है ये इतिहास से हमें जानकारी मिली है कि उस टाइम का जो आर्थिक वो है, राजनैतिक और धार्मिक स्थिति क्या थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इतिहास की वजह से ही हम जान रहे हैं कि अतीत में क्या हुआ था। तो धन्यवाद। अब इसके बाद अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, और चार्ज वगैरह भी शायद ख़त्म हो। तो मेरा चैनल जो है फ्री एजुकेशन चैनल है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये लॉन्ग टाइम फ्री है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट एंड शेयर भी करें, और ताकि और जो कमी रह जाए आप वो बताएं तो मैं और बेसिक क्लियर करूं। धन्यवाद। तो उनके और एक बात और क्या कि ये भवन निर्माण और उनके गणितीय ज्ञान की हमें जानकारी मिलती है, उनके धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक जो भी स्थिति थी उसकी हमें जानकारी मिलती है। और जो भवन और जो है ये समय के साथ साथ व्यापार का जो प्रवाह है बढ़ता रह गया है। अब व्यापारी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, और जैसे हेनसांग जो चीनी चीनी यात्री फयान वगैरह ये थे ना, और मेगास्थनीज वगैरह, इन्होंने सारे यात्रा करी भारत, और भारत के बारे में उन्होंने अपने पुस्तकों में वर्णन भी किया। और जो पुरानी जो प्राचीन धरोहर है वो राष्ट्र की गौरवशाली मतलब हमारी संस्कृति है एक, तो गौरवशाली संस्कृति की परिचायक है। कौन है? जो प्राचीन धरोहर है का क्या चीज़? प्राचीन धरोहर, वह हमारे राष्ट्र की क्या है? हमारे राष्ट्र की गौरवशाली गौरवशाली संस्कृति की परिचायक होती है। ठीक, तो यहाँ से अब इतिहास ख़त्म होता है। यह जो भी हमारे परिवर्तन और मूल्यों को दर्शाता है ये इतिहास, कि प्राचीन समय में जो भी जानकारी रही हमें इतिहास के माध्यम से सही तथ्यों का पता चलता है। इसलिए थैंक यू।